जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत के अंदर काफी बड़े स्तर पर सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है और एक तरफ ग्रेटा थनबर्ग ने दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर दिया है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल का ऐलान कर दिया है। टैक्सी यूनियन से संसद मार्च अनाउंस किया है उन्होंने, और इसी बीच में नितिन गडकरी ने डी फेक जो कैंपेन है उसके खिलाफ मेटा, एक्स और गूगल पर लीगल एक्शन का जो बड़ी बात है वो कही है। क्या ये अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, या फिर ये कहेंगे भारत में पॉलिसी, पॉलिटिक्स और जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उस पूरा टोटल मिलाकर बात करें तो मतलब क्या ये सारा कुछ एक साथ, ये पूरा इन टोटल ये वॉर चल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को हम थोड़ा सा समझेंगे कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होना आम बात है, पॉलिसी पर सवाल उठाना भी जायज है और सबका अधिकार है, लेकिन जब किसी डोमेस्टिक इशू पर इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो है वो उनकी एंट्री हो जाए। ग्रेटर थनबर्ग का ध्यान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं गया, बलूचिस्तान में नहीं गया, और महारंग बलोच जेल में है उनके ऊपर नहीं ध्यान गया, लेकिन भारत की यूथ की बहुत तारीफ करें जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक के जो एलिगेशन है वो सामने आए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिकल डिबेट, ये सारा कुछ ये एक साथ होकर मिल जाए तो सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं रहता, सवाल नैरेटिव वॉरफेयर का बन जाता है। आज भारत में E20 एथेनॉल पॉलिसी को लेकर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो रहा है और पब्लिक कैंपेन भी चल रही है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो काउंटेबिलिटी है उस पर भी यहाँ पर जो सवाल है वो गहराते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की डोमेस्टिक पॉलिसीज और जो ग्लोबल एक्टिविज्म है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या फिर ये कहें कि ये डेमोक्रेसी का नेचुरल एक्सटेंशन है। और डीफेक की बात करें, उसके जमाने में सच और प्रोपेगेंडा के बीच में जो लाइन है वो कैसे और कौन डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, मैं हूं बरजैदी और आज हम सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि पॉलिसी, लॉ, टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे और समझेंगे इन सारी चीजों को विस्तार से। तो इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, ग्रेटा थनबर्ग जो है वो वापस से सुर्खियों में है। मैंने आज दोपहर को उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने भारत की यूथ की तारीफ की है, काफी प्रोत्साहन वो भारतीय यूथ का करती हुई नजर आ रही है। ग्रेटा थनबर्ग इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, और उनका भारत की डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है या प्रोटेस्ट है उस पर स्टेटमेंट आना कितना अप्रोप्रिएट आपको लगता है। हालांकि पहले भी हमने उनको इसी तरह से एक्टिव होते हुए देखा, वही सेम टूल किट, वही लोग, वही पैटर्न, सारा कुछ। इसको क्या एक ग्लोबल सॉलिडारिटी का हिस्सा माना जाए, या किसी सॉवरेन कंट्री के इंटरनल मैटर में अननेसेसरी इंटरवेंशन? क्योंकि अगर किसी इस तरह के इंटरनेशनल एक्टर्स का ध्यान किसी दूसरे देश के मुद्दों पर जाता है, तो पाकिस्तान में इतनी हालात खराब हैं, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हाल है, क्या कुछ पूरे दुनिया में नहीं हो रहा, उस पे ग्रेटा थनबर्ग नहीं बोलती, लेकिन भारत पे सब सारे की सारा इंटरनेशनल एक्टिविज्म सब कुछ यहीं पे निकल रहा है जी। अंबर जी, आज ग्रेटा थनबर्ग ने जो है भारत के अंदर जो सीजेबी प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर जो धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को बधाई दी, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार को फासिस्ट बोला है। ये एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो इश्यूज़ का हो रहा है। एक क्लासिक रेजीम चेंज ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल एक्टिविस्ट उसके साथ ये जितने भी डीप स्टेट के जो अखबार है जैसे रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब अभी भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखना चालू कर रहे हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये देखिए कि इसी वक्त आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल की मीटिंग बुलाया है या अगस्त 1 को। अमर जी, समझने की बात है कि उन्होंने E20 का मुद्दा उठाया है, और एक तरह से E20 जनता पार्टी जो है वो ऑलरेडी मोमेंटम चालू हो चुका है। कम से कम उसको 3 या 4 लाख सब्सक्राइबर्स भी मिल चुके हैं। अंबर जी, उसी के साथ एक और एक जो पार्टी है वो भी आ चुकी है, रिजर्वेशन हटाओ जनता पार्टी।
और उधर भी वो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ और उसको भी। मैं भी उमेश जी एक पार्टी का अनाउंसमेंट कर देती हूँ, अभी-अभी मेरे दिमाग में आ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हटाओ जनता पार्टी, यूसूसी लाओ जनता पार्टी। ठीक है, और मैं भी नहीं ऐलान करती हूँ एक प्रोटेस्ट का, मैं भी जाके जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले हूँ। नहीं, वही करना पड़ेगा हमें भी। एक स्पेसिफिक पार्टी बनाने की ज़रूरी रहेगी, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली पार्टी। ऐसा भी एक पार्टी बनाना पड़ेगा, चाइना के टुकड़े टुकड़े करने वाली पार्टी, ऐसी भी पार्टी बनानी पड़ेगी। तो अमर जी, आपका एक आइडिया बहुत ही अच्छा है और मैं इसके ऊपर कार्य करने वाला हूँ। पाकिस्तान का विघटन करने वाली पार्टी, चाइना के टुकड़े टुकड़े करने वाली पार्टी। उमेश जी, चाइना पाकिस्तान पे तो हमारा देश काम ही कर रहा है, हम तो इंटरनल मैटर्स पे बात करें। तो भाई जो मेरा मुद्दा है वो बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट टू इक्वालिटी के की बात है, बेसिक। तो मुझे लगता है मेरे मुद्दे के साथ आपको आना चाहिए, मुझे मेरा मेरा समर्थन करते हुए इस नहीं नहीं बात को अम्बर, आगे बढ़ाना चाहिए। अब्बा जी आपका तो समर्थन करेंगे, वो तो लाजमी है, वो करना ही है। पर ये देखिए, एक तरह से मजाक बना के रखा है। तो एक तरह से जी। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव ने बोल दिया था कि अब जो फैसले होंगे सड़क पे होने वाले हैं, संसद में नहीं होंगे। मतलब ये सड़क जो है, मोबोक्रेसी जो बोलते हैं, वो तय करेगी कि कौन चलाएगा, कौन रेजिग्नेशन देगा, कौन सरकार में रहेगा। देश के अंदर एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड गुंडागर्दी जो है वो चालू की जा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को समझ में आ गया है कि बीजेपी को इलेक्टोरली आप उनको हरा नहीं सकते। तो इसके लिए सड़क पे आ जाओ, एक तरह से अनार्की करो, प्रोटेस्ट करो, देश के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलो, देश में अराजकता फैलाओ। और सबसे बड़ी बात है कि एफसीआरए का बिल जो है वो इस उसको वो एक तरह से अपोज कर रहे हैं। अम्बा जी, क्लियर कट आप देख लीजिए कि ये जो ऑल इंडिया ये जो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने भी बोला है कि 4 तारीख को संसद चलो मार्च उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। अम्बा जी, ये सब समझ में आ रहा है कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है और देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाली बात है। देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगस्त 15 को जब इंडिपेंडेंस डे रहेगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इनका उपद्रवी जो है वो वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि सरकार को बैकफुट पे लाया जाए। अभी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से ऑलरेडी सीजेपी ने बोल दिया है कि और भी विकेट उड़ने वाले हैं, और कपिल सिब्बल के साथ अभिजीत दिपके की बात भी हुई है। तो ये एक तरह से क्लियर कट इंटरनेशनल प्लॉट है विद डोमेस्टिक सपोर्ट, ताकि देश के अंदर एक सत्ता परिवर्तन किया जाए। आप सोचिए, एफसीआरए बिल जो है उसको पास नहीं करने के लिए ये एक तरह से नया जो बखेड़ा है वो क्रिएट किया जा रहा है। अम्बर जी, सबसे बड़ा आपको ये बता देता हूँ कि एफसीआरए बिल जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 22,000 एनजीओज हैं, उनके जो एसेट्स है वो सरकार के पास चले जाएंगे। अब इनके एसेट्स अगर सरकार के पास चले जाएंगे और देश के लिए यूज़ होंगे, तो इसके लिए ये जो मिजोरम के अंदर जो कांग्रेस सरकार है, उनके जो समर्थित चर्च है, वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मिजोरम ने एक तरह से बोला भी था कि वो यूरेनियम माइनिंग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको एनवायरनमेंट का कंसर्न है। ये एक तरह से क्लासिक एक्टिविज्म बोलते हैं, देश के खिलाफ डिसरप्ट करने का एक तरह से मुहिम चलाया जा रहा है। सीधी बात है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी मैगेसे अवार्ड मिला था, और ये भी आप देखिए कि वो अभी सरकार को बैकफुट पे लेके आना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि अब जो है सरकार फ्रंट फुट में आई है, और नितिन गडकरी जो है वो सू करेंगे मेटा एक्स गूगल को, कि जो वीडियोस जो हैं वो उनके खिलाफ, जो आपत्तिजनक वीडियोस जो हैं वो डीप फेक्स, उनके खिलाफ वो अब फाइनली सरकार कार्रवाई कर रही है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को मोनेटाइजेशन जो होता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उमेश जिस जी, आप नितिन गडकरी जी की बात कर रहे हैं, E20 की बात पे बात हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो E20 एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, उसका असली मकसद क्या है? क्या जो इसका पर्पस है वो ऑयल इंपोर्ट्स कम करना है और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना है? आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर्स के जो कंसर्न्स हैं और जो गवर्नमेंट की एनर्जी गोल्स हैं, उसको लेकर बेटर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, या इसके अराउंड भी मिस इन्फॉर्मेशन और वही सारा पैटर्न?
अपनाया जा रहा है, जैसे कि हमने CNRC और बाकी के समय में हमने देखा? देखिए, सीए के टाइम पे प्रोटेस्ट में आया था कि मुस्लिमों को इस देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे हम्म। ही सिमिलरली E20 के लिए भी एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है देश के हम्म। अंदर। और आप ये भी देखिए कि 2023 के बाद जो व्हीकल्स है वो ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है। अंबर जी, हम्म। जो रिपोर्ट्स आई है वो बता रही है कि E20 जो व्हीकल है उसके कारण जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो 5% कुछ गिरी है। मतलब आपकी जो आपकी माइलेज पहले जो आती थी वो 5% कम हुई है। ये हम्म। आधारित तर्क पे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया है। बट ये हम्म। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आपको एक तरह से संसद में मार्च करने की जरूरत है। आप सरकार को बोल सकते हो कि भैया, अगर हमारे पास वो व्हीकल नहीं है तो आप हमको दूसरा वेरिएंट भी अलाउ करो। ये ऑलरेडी चर्चा में कर सकते हैं। संसद में ऑलरेडी विपक्षी पार्टी है। संसद किसके लिए है? अगर आपको सड़क पे काम करना है तो कल कोई भी सड़क पे आ जाएगा। आज आप ये देखिए कि ये जो सड़क वाला जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है, मोबोक्रेसी है, एक तरह से लोगों को इकट्ठा करके अपनी मांग मनवाने की बात जो चल रही है, इससे देश में अराजकता फैलेगी। लोग एक तरह से कोई भी कल आ जाएगा, वो बोलेगा हमको ये चाहिए। कल आप ये एक तरह से देश में संवैधानिक संस्थाएं क्यों बनाई हैं? संसद क्यों बनाई गई है? जुडिशरी क्यों बनाई गई है? पूरा काम अगर तंबू गाड़ के हमें जंतर मंतर भी करना पड़ेगा तो हमें इलेक्शन करने की क्या जरूरत है? ये एक तरह से मेरा ये मानना है, अगर ऐसे ही चलता रहा अंबर जी, ये मेरा मानना है कि इमरजेंसी लगाना एक तरह से नेसेसिटी हो जाएगा। क्योंकि देश के अंदर लोगों को राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उनको मालूम नहीं है। और आज देश के अंदर लोग क्या सोचते हैं, राइट्स मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका है। सब लोग दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दूसरों करना वो चाहते हैं। हम अपना राइट्स के ऊपर बात करेंगे। जंतर मंतर पे 60,000 जो आपने देखा होगा 60,000 केजीज जो वेस्ट है वो जनरेट हुआ है। अब आप ये देखिए कि एक तरह से पूरी सिटी को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। पूरा मतलब आप ये देखिए कि इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, देश की जो इमेज है उसको फर्क पड़ता है, विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, देश में आंतरिक सुरक्षा प्रॉब्लम में आ जाती है। जी। और चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे हॉस्टाइल नेबर्स, वो आज भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए रेडी है। और चाइना ने तो बोल ही रखा है कि 2035 में वो भारत के ऊपर हमला करेगा। ये ऑलरेडी एक तरह से 2013 में जो बताया जाता है कि हमारे एक जनरल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि पहले वो ताइवान पे हमला करेगा 2027 में, और 2035 में वो भारत के ऊपर हमला करेगा। वो जी। उसी टाइम पे आप देखिए कि अच्छा भारत के उमेश जी, मैं अरविंद केजरीवाल पे एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि उन्होंने नेशनल जो टाउन हॉल है वो अनाउंस किया। आपको क्या लगता है ये जो E20 का जो मुद्दा है ये अगले इलेक्शन का इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर नेशनल टाउन हॉल अनाउंस कर रहे हैं? और आपको पोटेंशियल लगता है इसमें कि कुछ ये पॉलिटिकल कैंपेन बन सकता है? डेफिनेटली रह सकता है अमर जी। सबके पास व्हीकल्स है, किसी के पास हम्म। 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, सबको यूज़ होता है। तो ये हम्म। एक मुद्दे के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन पहले फैलाया गया है। और मिस हम्म। इन्फॉर्मेशन के साथ एक तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और अभी ये अगर नितिन गडकरी के पास जाएंगे, नेक्स्ट वो अमित शाह बोलेंगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाओ बोलेंगे, और देश की जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा के बोलेंगे कि राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये जो सड़क पर जो काम है वो भारत सरकार को अब मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। कोई भी वार्तालाप करने की ज़रूरत नहीं है। आज अब मुझे एक तरह से मैं बहुत एक तरह से शर्मिंदा हुआ जब मैंने देखा कि हमारे नड्डा साहब जो हैं वो सीजेपी के साथ नेगोशिएट करके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वे यू डील विद सच मिसक्रिएंट्स। और आज आप सबको मालूम है कि उन्होंने उसके बाद 5 स्टार होटल में जाके पार्टी की, और इतने लोगों ने मार खाई है, इतने लोगों ने जो इतने दिनों तक उनके साथ साथ दिया। एक जुनैद भाई थे, उनको तो उन्होंने छोड़ ही दिया। सोचिए, जो आदमी 35 दिन तक वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को खाना पानी देता था उसको बुलाया ही नहीं गया।
ये बताया जाता है कि ये इन्होंने लोगों को यूज़ किया, मिसयूज़ किया और अब्यूज़ करके छोड़ दिया है। और आज तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक मौलवी का भी सुना जो उन्होंने बोला था कि जुनैद भाई को अगर देना था खाना तो उनको जो है वो ज़रूरतमंदों को देने की ज़रूरत है, उधर जाके देने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात बोली है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसमें एक क्लियर कट सरकार को जो है मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और इसमें बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो बहुत इनएफेक्टिव साबित हुआ है। अंबर जी सोचिए, प्रधानमंत्री को आना पड़ा, 3 दिन में 3 वीडियो बनाया उन्होंने। आप सोचिए, उनको बोलना पड़ा कि अपने मिनिस्टर्स को आप इंस्टाग्राम में आइए। बीजेपी की आईटी सेल जो है सारी सरकार में, सारे स्टेट में उनकी आईटी सेल है, नेशनल लेवल आईटी सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन इतना वीक है। और अभी देखिए, संघ जो है हमेशा जो है उन्होंने भी टिप्पणी की है कि सरकार को यूथ के साथ बात करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि सरकार को अब गवर्नेंस दिखाने की ज़रूरत है। एक तरह से आप सब मिसक्रिएंट्स के साथ बातचीत नहीं कर सकते। उनको रूल ऑफ द लॉ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक आप रूल ऑफ द लॉ देश में लागू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। नहीं तो कल कोई भी आ जाएगा, जंतर मंतर पे बैठ जाएगा और अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को दबाव डालेगा। ये प्रेसिडेंट चालू नहीं होना चाहिए, इसको तो हटाना चाहिए और देश की जनता को भी इसके सपोर्ट नहीं करने चाहिए। भले ही ये जो मूवमेंट्स है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उनको संसद में उठाओ ना, किसने आपको मना किया? मेरा एक ही बिल्कुल क्वेश्चन है। सर, बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ से बार बार इस तरह की हम चीजें देखते हैं देश में रिपीट होते हुए। इन सारी चीजों से एक बड़ा सवाल निकल कर आता है उमेश जी, वो ये कि क्या जो डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन है वो भविष्य का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनने वाला है या बन चुका है जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं। आपने भी कहा कि बीजेपी आईटी सेल और तमाम जो उनके पास सारी चीजें हैं, वो सब यहाँ पर छोटी बढ़ती नजर आ रही हैं जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस चैलेंज पर भारत को, सरकार को काम करने की आवश्यकता है एक और कैसे डेडिकेटेड किया जा एक सकता है? डेडिकेटेड साइबर फोर्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे डीजीआईएसपीआर की एक से डेडिकेटेड साइबर फोर्स है, भारत को भी एक डेडिकेटेड साइबर फोर्स की बनाने की ज़रूरत है। अंबर जी, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी पाकिस्तानी हैंडल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया, सडनली वो दिखने लग गए हैं। वो भारत के अंदर अपनी व्यूअरशिप लगकर मोनेटाइजेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। उनको क्यों चालू करके रखा है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड, आप ये देखिए कि जो भारत की जो आईटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, उनको डेडिकेटेड साइबर फोर्स बनाने की ज़रूरत है। और आज ये तो हम जैसे नेशनलिस्ट है जो बिना मतलब बिना पेड हो के भी देश के लिए काम कर रहे हैं, जबकि जो बीजेपी के आईटी सेल है बीजेपी से पूरा पैसा ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी है, पर वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित मालविया जो है इनएफेक्टिव साबित हुआ है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप देखिए कि प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ता है, दिस शोज द फेलियर ऑफ अमित मालविया। मेरे ख्याल से अमित मालविया को रिजाइन करने की ज़रूरत है और वहाँ पर रिकास्ट करने की ज़रूरत है बीजेपी पार्टी को भी और सरकार को भी। जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जो टर्की, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका से चलाया जाता है, उसको कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। हमें भी एंटी जी चाइना, एंटी पाकिस्तान के इश्यूज रेस करने की ज़रूरत है। हमें बलूचिस्तान को एक तरह से, बलूचिस्तान और फ्रीडम इन एक्साइल जो है उनको यहाँ पर भारत में ऑपरेट करने की एक तरह से जगह दे देनी चाहिए। और साथ में तिब्बत और ताइवान का इश्यू भी हमें रेस करने की ज़रूरत है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ताइवान को हमें इंडिपेंडेंट राष्ट्र की एक जो मान्यता है वो दे देनी चाहिए। और तिब्बत के ऊपर बोलना चाहिए कि नेक्स्ट जो पंचन लामा जो रहेगा, जो दलाई लामा का सक्सेसर रहेगा, वो भारत चुनेगा, भारत के अंदर दलाई लामा चुनेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये एक तरह से पाकिस्तान चाइना की एक बहुत दुखती बड़ी नस है। और सेकंड, आपको ये भी देखिए कि हमारे होम मिनिस्टर तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है और हमारे जो बीजेपी के आईटी सेल है वो इनएफेक्टिव साबित हुए हैं। और इसी के कारण ये इंफॉर्मेशन हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, जिसके कारण जो आप देख रहे हैं डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन एंड रेजीम चेंज ऑपरेशंस चल रहा है।
ये भी आप देख लीजिए, बिल्कुल, सरकार ने एक बिल्कुल। तरह से नंदन नीलेकर्णी को अभी अपॉइंट किया है। उसके साथ जो पैनल आया है ना अंबर जी, बहुत ही अच्छा पैनल है। इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं, और जितने भी जो एग्जामिनेशन देने आएंगे बिल्कुल, उनका जो सुझाव फेशियल काफ़ी अच्छे सुझाव और कड़े सज़ाओं के साथ यहाँ पर आगे आया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर नैरेटिव को लेकर मैं हमेशा बात करती हूँ कि भारत काउंटर नैरेटिव में मजबूत है, बट यहाँ पर काउंटर नैरेटिव से आके काउंटर अटैक भारत को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अब बात कहीं न कहीं काउंटर नैरेटिव से आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, एक डेडिकेटेड साइबर फोर्स मजबूत की जरूरत है। डेमोक्रेसी की पहचान सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होती है। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी की बात करें तो उससे भी नहीं होती। उसकी पहचान होती है ट्रांसपेरेंट डिबेट, साइंटिफिक एविडेंस, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, क्योंकि सही बात लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। रूल ऑफ लॉ से अगर किसी पॉलिसी पर सवाल हैं तो बिल्कुल सवाल कीजिए, तो उनके जवाब डेटा रिसर्च और उससे पहुंचाए जाने चाहिए, ना कि आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दें। अगर मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक या फिर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है, तो उसकी जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है और जो लीगल एक्शंस हैं उस पर भी उतने ही सवाल खड़े होते हैं, और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। और आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये भी नहीं है कि हम E20 या फिर जो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे ही बात करेंगे। असली सवाल ये है कि क्या भारत जो है वो आज के दौर की जो इन्फॉर्मेशन वॉर है उसके लिए तैयार है, जहाँ नैरेटिव, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स सारी चीजें एक साथ पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। तो क्योंकि आने वाले दौर में सिर्फ हाईवेज और एक्सप्रेसवे से ही देश का फ्यूचर नहीं डिसाइड होने वाला है। हमारे देश में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो डिजिटल हाईवेज हैं उस पर भी चलने वाली इंफॉर्मेशन भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, और उतनी ही पावरफुल होगी। ये यहाँ पर मेरे सवाल है। मुझे बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। कैसे हैं? मुझे बहुत धन्यवाद।